नमस्कार दोस्तों, एसके स्टोरीज चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इब्ने सफी का उपन्यास जंगल में लाश। फरीदी हवालात में सरोज से मिला। वह उसे देखकर रोने लगी। उसकी रिहाई का इंतजाम उसने पहले से ही कर लिया था। वह उसे दिलासा देता हुआ जलालपुर ले आया। ठाकुर दिलबीर से सरोज के आने की खबर सुनकर आपे से बाहर हो गया। उसकी आंखों में खून उतर आया। भवें तन गई। वह चीख कर बोला, अब यहाँ क्या करने आई हो? खानदान की इज्जत मिला दी खाक में। भैया जी, आखिर इसमें मेरी क्या गलती? सरोज रोती हुई बोली। क्यों बुलाया था तुमने विमला को? खुद जान से गई और हमारी गर्दन नाली में रगड़ दी। अंधे दिलबीर सिंह ने चीख कर कहा, अब यह तुम्हारा कोई काम नहीं है। ठाकुर अमर के खानदान की बहू और जेल में जाए, तू भी प्रकाश के ही साथ मर क्यों ना गई? ठाकुर साहब, भला इनमें इनकी क्या गलती है? फरीदी ने नरम लहजे में कहा। आप चुप रहिए जनाब, यह मेरे घरेलू मामला है। दिलबीर सिंह चीख कर बोला। ठाकुर साहब, मुझे शर्मिंदगी है कि आप लोगों को तकलीफ उठानी पड़ी। अगर मैं यहाँ होता तो इसकी नौबत ना आने पाती। फरीदी फिर उसी अंदाज में बोला। तकलीफ ना उठानी पड़ती? दिलबीर सिंह झल्लाकर बोला। आप क्या जाने कि खानदान की इज्जत क्या चीज होती है? मैं जानता हूँ, लेकिन अब जो हुआ सो हुआ, इन्हें माफ कर दीजिए, फरीदी ने कहा। अच्छा, तो आप सिफारिश करने के लिए आए हैं? क्यों सरोज, इतनी जल्दी इतने जानिसार पैदा कर लिए? उसने तीखे शब्दों में कहा। सरोज रोने लगी। ठाकुर साहब, ऐसे बुजुर्ग पर ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती, फरीदी ने नाखुशगवार लहजे में कहा। आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए। और सरोज, तुम भी, तुम्हारे इस घर में अब कोई काम नहीं। सरोज ने दिलबीर सिंह के पांव पकड़ लिए, लेकिन उसने उसे बेदर्दी से हटा दिया। अब इस घर से मेरी लाश निकलेगी भैया जी, सरोज रोती हुई बोली। तुम यहाँ से चली जाओ, वरना सच में तुम्हारी लाश ही निकलेगी, दिलबीर सिंह चीख कर बोला। ठाकुर साहब, आप सरोज को धमकी दे रहे हैं, इसलिए पुलिस को उन्हें अपनी हिफाजत में लेना पड़ेगा। पुलिस? दिलबीर सिंह ने जहरीली हंसी के साथ कहा। पुलिस की हिफाजत में तो ये 2 रातें रही हैं। क्या अभी तुम लोगों को इसका जी नहीं भरा? क्या बक रहे हो ठाकुर, होश में आओ। तुम फरीदी से बात कर रहे हो, फरीदी ने तेजी से कहा। ठाकुर, मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी, सरोज अचानक बिफर कर बोली। मैं राजपूतनी हूँ। अच्छा, राजपूतनी की बच्ची, तुम जल्दी से यहाँ से अपना मुंह काला करो। खबरदार कभी इस घर की तरफ आंख उठाकर भी ना देखना, दिलबीर सिंह गुस्से में काटते हुए बोला। फरीदी सरोज को लेकर मकान से बाहर चला आया। अब वह फिर शहर की तरफ जा रहा था। मुझे बहुत शर्मिंदगी है सरोज बहन, लेकिन आपने क्या किया है? सरोज रुआसी आवाज में बोली। मैंने तुम्हें पहले ही क्यों ना अच्छी तरह महफूज कर दिया। किस्मत का लिखा पूरा होकर रहता है, सरोज सिसके लेती हुई बोली। मैं अब कहाँ जाऊं? पिताजी से जाकर कहूंगी क्या? शायद वे लोग भी मुझे घर में जगह देने से इनकार कर दें। तुम इतनी फिक्र ना करो, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें किसी तरह परेशान होने की जरूरत नहीं है, फरीदी ने कहा। मैं किसी के लिए भार नहीं बनना चाहती, मैं मेहनत मजदूरी करके पेट पाल लूंगी। क्या तुम भाई की गुजारिश ठुकरा दोगी? इंसान होने के नाते मैं तुमसे गुजारिश करूंगा कि जब तक तुम्हारा कुछ ठीक ठाक इंतजाम ना हो जाए तब तक तुम मेरे घर पर रहोगी। मैं एक भाई की तरह तुम्हारी हिफाजत करूंगा। सरोज खामोश हो गई। उसकी पलकें ज्यादा रोने की वजह से सूज गई थी। उसने कार की खिड़की पर सिर रखकर अपना मुंह छुपा लिया। यह डॉक्टर सतीश के कत्ल की क्या कहानी है? थोड़ी देर बाद सरोज ने भराई हुई आवाज में कहा। फरीदी ने उसे पूरी कहानी बता दी। वह बड़ी गौर से सुनती रही। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर यह सब क्या हो रहा है, सरोज कार की सीट पर टेक लगाती हुई बोली। तो क्या तुम डॉक्टर सतीश को अच्छी तरह जानती थी? जी हाँ, वह तकरीबन हर हफ्ते हमारे यहाँ मेहमान रहते थे। क्या दिलबीर से उसकी दोस्ती थी? नहीं, वह दरअसल मेरे शौहर के दोस्त थे। उनकी मौत के बाद बड़े ठाकुर से उनकी गहरी छलने लगी। विमला से वे बेतकल्लुफ थे या नहीं? कतई नहीं। कभी विमला उनके साथ बाहर भी जाती थी या नहीं? कभी नहीं। क्या तुम यह बता सकती हो कि दिलबीर से उनकी दोस्ती क्यों थी? यह बात मेरी समझ में नहीं आई। अच्छा, तुम्हारे शौहर प्रकाश बाबू से उनकी दोस्ती क्यों थी? मेरे पति एक मशहूर वैज्ञानिक थे, आए दिन नए प्रयोग किया करते थे। डॉक्टर सतीश को भी इसमें दिलचस्पी थी। मेरा ख्याल है कि दोनों की दोस्ती का कारण यही था। तुम्हारे शौहर किस किस्म का प्रयोग किया करते थे? उनका कोई ना कोई टॉपिक जरूर होगा। उन्हें गैसों के प्रयोग का ज्यादा शौक था।
इस सिलसिले में कई बार बहुत बीमार भी पड़े थे। बीमार कैसे पड़े थे? फरीदी ने दिलचस्पी जाहिर करते हुए कहा। एक बार तो बहुत ही अजीबोगरीब बात हो गई थी। प्रकाश बाबू अपनी लेबोरेटरी में किसी गैस का प्रयोग कर रहे थे कि अचानक उन पर हंसी का दौरा पड़ा। मैं उनकी हंसी सुनकर जब उधर जा पहुंची तो पहले तो मैं समझी कि किसी बात पर हंस रहे होंगे, इसलिए उन्हें हंसते देखकर मैं भी यूं ही हंसने लगी और मैंने उनसे हंसी का सबब पूछा, लेकिन जवाब नदारद। वे बराबर हंसते ही जा रहे थे। थोड़ी देर के बाद उनकी आंखें लाल होने लगी और मुंह से झाग निकलने लगे। 2-3 मिनट तक ऐसा ही रहा, फिर अचानक से बेहोश होकर गिर गए। अच्छा, फिर होश में आने के बाद तुमने इसका सबब उनसे पूछा था? मैंने कई बार मालूम करने की कोशिश की, लेकिन वे टालते रहे। उस किस्से को तुम्हारे अलावा कोई और भी जानता था? जी हाँ, भाई ठाकुर भी वहां आ गए थे। उस वक्त उनकी आंखें ठीक थी और डॉक्टर सतीश को भी मालूम था। यहाँ तक मेरा अंदाजा है कि उन दोनों और घर के नौकरों के अलावा किसी को भी इस बात की खबर नहीं हुई थी। तुम ये दावे के साथ कैसे कह सकते हो? दावे के साथ तो नहीं कह सकती, अलबत्ता यह मेरा अंदाजा है, क्योंकि प्रकाश बाबू ने इन सबको मना कर दिया था कि वह इस बारे में किसी से कुछ ना कहें। फरीदी को सोचते हुए, अच्छा, यह बताओ कि तुम्हारे ख्याल में चिड़िया के पंजे वाले उन जूतों को कोई और इस्तेमाल कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उस कमरे में जहाँ वह अजायब घर है हमेशा ताला लगा रहता है और उसकी कुंजियां तो मेरे पास रहती है या ठाकुर साहब के पास। खैर, फरीदी ने खांसते हुए कहा, मगर भाई तुम्हारे ये ठाकुर साहब बड़े जालिम आदमी मालूम होते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं। मैंने पहली बार उन्हें इस कदर गुस्से में देखा। इनकी नेकदिली सारे इलाके में मशहूर है। वे भंगियों तक को बेटा कहकर पुकारते हैं। मेरी याददाश्त में उन्होंने कभी किसी से बदतमीजी नहीं की। आज उनकी जुबान से ऐसे अल्फाज निकले हैं कि मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आता। फरीदी को सोच रहा था। उसकी आंखें अपने अंदाज में घूम रही थी। अचानक उसमें अजीब सी वहशियाना चमक पैदा हो गई। आगे की कहानी अगले भाग में।